स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आपका प्रश्न पत्र। जी हां, आपका जो सवाल आया था 22 जुलाई दिन सोमवार, ठीक है, जो आपने 80 सवाल लगाए हैं उनको अभी हम देखने वाले हैं और क्या उनके पोटेंशियल आंसर्स होंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो है आंसर की वगैरह अपडेट नहीं की है। लास्ट टाइम उन्होंने जो था तुरंत की तुरंत कर दिया था, इस टाइम पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन लास्ट टाइम तो पेपर भी अपलोड कर दे रहे थे वहां पर। तो फिलहाल वेबसाइट पे आपकी जो है किसी प्रकार का पेपर नहीं आया है, तो अगर आपके पास पेपर वगैरह है तो आप वहां पर भेज सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जैसा कि आपको मालूम है, पहले से आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम है, बताया हुआ है कितनी बार कि आपको केवल एक ही चीज फॉलो करनी है, ना कोई कोर्स फॉलो करना है, ना कोई मॉक टेस्ट फॉलो करना है, ना आपको अन्य किसी प्रकार की विषय वस्तु में पढ़ना है, और बेकार के सवाल तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। बात नंबर एक। बात नंबर दो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, है और रहेगी, मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सबकी हम बात कर रहे हैं, क्या है वो है आपकी यहां पर ये जो आपकी पुस्तक है एनसीईआरटी की। अगर आपने कल का एग्जाम दिया 3.0 दिया और अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको, तो आपने नो मैटर आप हमारे कोर्स में है नहीं है, जो भी है, आप जो है एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप 3.0 में आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, सफलता आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे, ठीक है। पहले बताया हुआ था आपका 50% सवाल एनसीईआरटी से आएंगे, 50% हाई लेवल के आएंगे, 35-40 आपको इतना मिनिमम एवरेज देखने मिलेगा आपको एनसीईआरटी से सवाल। और वही सारे सवाल आपको अगेन देखने मिले हैं, कहां पर आपको देखने मिले हैं, यहाँ पर आज के इस पेपर में, यानी कल के इस पेपर में आपको यहाँ पर ये देखने मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 4.0 के लिए, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो क्या करिए, नहीं भी कर रहे हैं तो क्या करिए, यहाँ पे एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस दीजिए, इसको तवज्जो दीजिए, इसको जो है अच्छे से मजीद करिए और इसको जो है अच्छे से पढ़िए काफी हद तक, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर सीधा सीधा सवाल, इनडायरेक्ट सवाल और संबंधित सवाल आपको पूछा हुआ है, कहां से, आपके एनसीईआरटी से। और खास तौर पर बात करें अगर बीपीएससी के अंदर आपको जो है कट ऑफ वगैरह देखिए, उतना कुछ खास विशेष जाता नहीं है। लास्ट टाइम देखिए 45 समथिंग गया था, इस बार भी लगभग कुछ इसके आसपास रहने की, 50 हो सकता है, मे बी इसके आसपास जो है यहाँ पर रहने की संभावना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आपको पीजीटी में कोई नहीं रोक सकता। एनसीईआरटी को पढ़ना है आपको 11 12 12 को बार बार, और आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगाना है। इसके अलावा आपको कोई भी एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी है। एक्स्ट्रा चीज करनी है, आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इतना कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके लिए सफिशिएंट होगा। और यहाँ पर उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिए इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहले से देखते आ रहे हैं तो फिर इसको जो है आप लाइक कर दें वीडियो को। और फिर चलिए यहाँ पर हम देखते हैं उन सवालों को, ठीक है। सवाल नंबर एक यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जिस ऑर्डर में आप इसको मैच कर लीजिएगा, हमारे पास इसी प्रकार से भेजा गया है पेपर, ठीक है। तो इसको आप मेजर कर लें यहाँ पे कि क्या होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पर प्रश्न नंबर 106। अब यहाँ पर देखिए आपको शायद तक अलग अलग सेट भी दिया हुआ है, तो उस हिसाब से भी आप देख लेंगे। सवाल पढ़ लीजिए, इंग्लिश में उसको देख लीजिएगा और वहां से उसको जो है वहां पर उसको आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सवाल देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन नो लैंग्वेज इज यूज्ड इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट इट इज नोन एज, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं परीक्षण के अंदर, हम किसी प्रकार का भी क्या है इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है, और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल की बात होती है, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, इसकी बात होती है। पूछ रहा है कि जब बुद्धि परीक्षण में क्या करेंगे हम, नॉन वर्बल होगा हमारे पास, तो क्या होगा, ऑप्शन में देखिए क्या है, क्रिएटिविटी टेस्ट है, इमेजिनेशन टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो आप जानते हैं सभी लोग, परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है आपका, निष्पादन परीक्षण जो आपका होता है वो क्या होता है, वो आपका एक नॉन वर्बल होता है, जहां पर आपको केवल परफॉर्म करना है, ठीक है। आपको केवल करके दिखानी है प्रक्रिया, मेज जमानी है, आपको पजल जमाना है, परफॉर्म करके दिखाना है आपको, वहां किसी प्रकार के भी आपको जो है आवश्यकता नहीं होती है किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन या फिर किसी प्रकार के रिटन डॉक्यूमेंट की वहां पर। तो सही आंसर क्या होगा इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, परफॉर्मेंस टेस्ट। ई सवाल नहीं, डी सवाल नहीं, सी भी नहीं और बी भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। ओके, देखिए इसका सोर्स क्या है, सोर्स देखेंगे आपको एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ने मिल जाएगा, जहां पे उन्होंने बताया है किसके बारे में, नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में और वर्बल परीक्षण के बारे में, जहां पर टेस्टिंग की बात की गई है आपके इसमें, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 105। सवाल नंबर 105 क्या है, हु प्रपोज द एटेन्युएशन मॉडल ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। सोर्स क्या है, अगेन आपका एनसीईआरटी, कुछ नहीं करना, कोई कोर्स नहीं, कोई मॉक टेस्ट नहीं, एनसीईआरटी। देखिए हमारे जो कोर्स है बच्चे भी ज्वाइन हैं, उनको भी बार बार बताया गया था कि आपको क्या करना है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, जितना आप रिवाइज कर सकते हैं उतना आपको इसको बार बार रिवाइज करना है। एटेन्युएशन मॉडल की बात है यहाँ पर, जो क्षीणन सिद्धांत की बात हो रही है इसकी यहाँ पर बात की गई है, ये देखिए। लेकिन
तनी फेरे दीजिए करवटिया, यहाँ पर जरा देखिए आप अपनी, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रीसमैन लिखा हुआ है 1962, निस्यंदक क्षीणन सिद्धांत, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कह रहे हैं यहाँ पर, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, वहां पे लिखा हुआ है साफ तौर पर आपका अटेन्युएशन मॉडल, ठीक है। निस्यंदक क्षीणन सिद्धांत का विकास ट्राइसमैन या ट्रीजमान 1962 ने ब्रॉडबैंड के सिद्धांत को संशोधित करके किया था। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखिए चैप्टर नंबर 5 की आपकी एनसीईआरटी में। लेकिन आपको बताया था कि एनसीईआरटी को आपको जो है पढ़ना है अच्छे से, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आपने इसका गलत आंसर किया है तो इसका दोषी कौन है, आप स्वयं हैं। अगर आप नंबर कम आ रहे हैं, आपके आपके मार्क्स प्रॉपर नहीं आ रहे जितने आना चाहिए, जिम्मेदार कौन है, आप है। ट्रीसमैन देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, एन ट्रीसमैन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अगर एन भी नहीं पता आपको देखिए, लेकिन ट्रीसमैन तो पता है आपको ना। अब देखिए सवाल को, अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या बोल रहा है, हु प्रपोज द एटेन्युएशन मॉडल ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन, एनी ग्रे, नहीं ग्रे नहीं है, व्हाइट है वहां पे, तो है ना। मैरी स्मिथ है कि कोई, विलियम स्मिथ की बात भी नहीं है यहाँ पे, किसकी बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, एन ट्रीसमैन की। कहाँ दिया हुआ है आंसर आपको, आपको दिया है आंसर सीधे सीधे आपके एनसीईआरटी के, सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 सीधा सीधा कहां से, आपके एनसीईआरटी से। उसके बाद देखिए ये सवाल आई गेस आपको रिपीट किया है, ये वाला सवाल, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, अ मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ स्कोर्स एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड नॉर्म्स वैलिडिटी स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको मालूम है इस प्रकार से बनता है, ये एनपीसी बनता है, यहाँ पे 1 2 3 ऊपर नीचे डिविएशन होते हैं आपके। सिंपल सा आंसर क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन होने वाला है, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये वाला आपको -1 यानी कि आपको एनसीईआरटी में देखने को यहाँ पर ये नहीं मिलेगा इस प्रकार का सवाल। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू लगाया हुआ है आपने 2.0 में, आपसे देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन संबंधित एक सवाल पूछा था, तो इसलिए कह रहे हैं एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू डेडली कॉम्बो, किसी कोर्स की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ स्टडी से ही आपका जो है बीपीसी पीजीटी जो है निकल जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अगर करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन सफिशिएंट है आपकी एनसीईआरटी और पीवाईक्यू केवल लगाना। अब ऐसा नहीं है 4.0 वाले क्या करें, 4.0 वाले 3.0 का जो पीवाईक्यू है उसको भी लगा के जाएंगे। तो अगली बार देखिए आपसे पूछेगा नॉर्म्स क्या होते हैं, वैलिडिटी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है आपका, स्टैंडर्ड डिविएशन। उसके बाद देखिए पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन एग्जिबिट, क्या कह रहे हैं, पियागेट की थ्योरी के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा होता है तो क्या बच्चे शो करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म एंड सिंबॉलिक थॉट, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लॉजिकली, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फॉलो कॉम्प्लेक्स रूल्स। तो बताइए क्या कोई बच्चा प्री ऑपरेशनल वाला बच्चा कॉम्प्लेक्स रूल समझ पाएगा क्या, एब्स्ट्रैक्टली और लॉजिकली थिंक कर पाएगा क्या, ये दोनों ही नहीं कर पाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, द डेवलपमेंट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म एंड सिंबॉलिक थॉट, यानी कि अहम केंद्रवाद यहाँ पर हमको देखने मिलता है और सिंबॉलिक थॉट भी हमको यहाँ पर देखने मिलता है, कहाँ पर, एसपीसीएफ, कौन से चरण में, दूसरे चरण में हमको देखने मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक। चलिए जी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, संज्ञानात्मक विकास। क्या कोई कोर्स करना है, क्या कोई मॉक टेस्ट लगाना है, नहीं, क्या पढ़ना है हमको, हमको पढ़ना है एनसीईआरटी, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। अगर आपको ये सवाल नहीं बना, जिम्मेदार कौन है, सरासर आप है जिम्मेदार इसके, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है, एक अहम केंद्रवाद है। यही क्या है आपका, यही है ईगो, अहम जानते हैं ना, अहम केंद्रवाद यानी कि सेंट्रेशन, ईगो सेंट्रिज्म की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अर्थात बच्चे क्या करते हैं वो आप देख लीजिएगा आगे, लेकिन कहाँ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 11वीं कक्षा की आपकी एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने मार्क किया है ईगो सेंट्रिज्म देख लिया आपने, ये तो कंफर्म मालूम है कहां पर होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, यानी कि आपकी पूर्व संक्रियात्मक में होता है। सेंसरी मोटर में क्या देखने मिलता है आपको, लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस देखने मिलता है, ठीक है। शायद पहले पूछा था, नहीं पूछा था, आगे पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ ईगो सेंट्रिज्म, जैसे ही आपको ये मिल गया, एंड सिंबॉलिक थॉट, ये दोनों ही हमको देखने मिलता है कहां पर, इसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। सिंबॉलिक थॉट ऐसे आपका सेकंड के एंड में होती है तो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे अच्छे खासा डेवलप हो जाता है, ठीक है। लॉजिकल आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए एनसीईआरटी 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 3 सवाल अभी तक आपने देख लिए हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट। विच अप्रोच ऑफ काउंसलिंग assumes that a person is active and self actualizing agent, कॉग्निटिव अप्रोच बोलेगी, बिहेवियर बोलेगी, ये मानवतावादी बोलेगी। अगेन देखिए चौथा सवाल आपके एनसीईआरटी से देखेंगे आप उसको, और एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो कॉमन सेंस की बात है कि पर्सन जो है एक्टिव है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात है, एजेंट को एजेंट लिखा हुआ है। कौन बात करते हैं, व्यवहारवादी बात करेंगे, बिहेवियरिज्म वाले नहीं करेंगे, कॉग्निटिव वाले बात करेंगे नहीं करेंगे, कौन करते हैं आपके ह्यूमनिस्टिक वाले बात करते हैं यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 99 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो सही आंसर होने वाला है, ठीक है। 99 का सही आंसर क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावादी अप्रोच जो है वो आपको ये बताती है। अब अगला देखिए, द प्राइमरी रिहर्सल स्ट्रेटेजी, कितनी बार आप देखिए फ्री लेक्चर में बताया हुआ है आपको ये चीज, और उसी के साथ साथ पेड के अंदर भी आपको बताया हुआ है, हर जगह बताया हुआ है आपको कि 2 चीज आपको जीवन में ध्यान रखनी है, कभी नहीं भूलना है आपको।
और वो देखिए सवाल आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। द प्राइमरी रिहर्सल स्ट्रेटेजी यूज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इज नोन एज। क्या होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में? आपको बताया है जब भी आपको मेमोरी में करना होगा, अभी देखिए जो प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं उनको याद आएगा, एमआर होता है यहाँ पर, और एलटीएम में क्या होता है? एलटीएम में आपको यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ पर ईआर। कितनी बार बताया है आपको ना कि एसटीएम में एमआर हमेशा काम करेगा, एलटीएम में ईआर काम करेगा। सवाल क्या पूछ रहा है देखिए, द प्राइमरी रिहर्सल स्ट्रेटेजी यूज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। एसटीएम में क्या करना है? मेमोरी को हमको मेंटेन करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस रिहर्सल। यहाँ पर एमआर करेंगे एसटीएम के अंदर, और ईआर कहाँ पे करते हैं? इसको हम करते हैं आपके एलटीएम के अंदर। तो ईआर भी नहीं होगा। चंकिंग तो हम क्या करते हैं? स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है, चंक करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपकी एनसीईआरटी, ना कोई कोर्स ना कोई मॉक टेस्ट। चैप्टर नंबर 7 क्या बोल रहा है देखिए, अल्पकालिक स्मृति यानी कि एसटीएम की बात हो रही है, प्रवेश करती है। यहाँ पर देखिए अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें सूचना को वांछित समय तक धारित किया जा सके। तो यहाँ पर मेंटेनेंस रिहर्सल की बात हो रही है। उसी के साथ देखिए एक और चीज ट्विस्ट है आपके पास सवाल में यहाँ पर कि किसकी बात कर रहे हैं। अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक और नियंत्रण प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है जो अल्पकालिक स्मृति में गतिशील होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म में गतिशील होती है। कौन सी है? खंडियन विधि, यानी कि चंकिंग भी करते हैं आप यहाँ पर, ऐसा कह रही है आपकी एनसीईआरटी। तो नाउ इट्स अप टू बीपीएससी कि वो क्या आंसर मानने वाले हैं यहाँ पर, कि इसका क्या उचित आंसर यहाँ पर होना चाहिए। हिंदी में तो ऐसा ही लग रहा है पढ़ के यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए द एसटीएम देन सेट्स इनटू मोशन अनदर कंट्रोल प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस रिहर्सल। देखिए लिखा हुआ है एसटीएम के अंदर आपका मेंटेनेंस रिहर्सल। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे? रिहर्सल स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा हुआ है। तो रिहर्सल तो केवल एक ही होता है, वो क्या है आपका? वो है आपका एमआर यानी कि मेंटेनेंस रिहर्सल, ठीक है। तो मोस्ट सॉलिड वे में आंसर आपका सी ही होगा, यानी कि मेंटेनेंस रिहर्सल होगा। लेकिन अनदर कंट्रोल प्रोसेस भी बोला है विच ऑपरेट्स इन एसटीएम टू एक्सपेंड इट्स कैपेसिटी इज चंकिंग। चंकिंग के बारे में भी बोल रहे हैं, देखते हैं सवाल को, ठीक है। अब सवाल देखिए, बोल रहे हैं द प्राइमरी रिहर्सल स्ट्रेटेजी यूज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। चंकिंग है, इलेबरेटिव रिहर्सल है, मेंटेनेंस रिहर्सल है, डी या फिर ई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर या तो वो डी दे सकते हैं या फिर सी दे सकते हैं, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। मोस्ट पॉसिबल में आपका आंसर एमआर ही जाएगा, मेंटेनेंस रिहर्सल ही जाएगा, ठीक है, बहुत हद तक। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्राइमरी रिहर्सल बोल रहे हैं तो मेंटेनेंस रिहर्सल आपके देखिए, किसी को अगर आपको फोन नंबर याद करना है 9826992769, तो आपने तो क्या कर लिया, इसको चंक बना लिया 982693272769, ये चंक बना लिया आपने। लेकिन मान के चलिए हमने नंबर बताया, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, आप क्या करते हैं? आप 9826992769, इसको आप बार बार बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे आप इसको, पहले आप इसको बार बार बोलते हैं, और कुछ लोग चंक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी क्या आंसर देता है उसको देखना होगा यहाँ पर सवाल नंबर 100 के लिए। लेकिन प्राइमरी रिहर्सल स्ट्रेटेजी यूज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए प्राइमरी आप क्या करते हैं? चंकिंग भी एक प्रकार का मेंटेनेंस रिहर्सल ही कह सकते हैं हम, यहाँ पर उसके अंदर आता है। तो ए और सी यहाँ पे लग रहा है वाजिब, सी बहुत ज्यादा वाजिब लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिहर्सल के बारे में पूछा हुआ, या फिर प्राइमरी कंट्रोल प्रोसेस पूछा होता या प्राइमरी टेक्निक पूछी होती तो यहाँ पर, लेकिन स्ट्रेटेजी की बात आ रही है। स्ट्रेटेजी क्या है? केवल आपकी ये मेंटेनेंस रिहर्सल यहाँ पे होना चाहिए। सी यहाँ पर आंसर होगा आपका 90%, बाकी 10% में वो मे भी आपको यहाँ पर डी ऑप्शन दे सकते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव। चंकिंग भी करते हैं और मेंटेनेंस रिहर्सल भी करते हैं। क्लेम वगैरह में देखिए कुछ बच्चे अगर करना चाहें भविष्य में तो क्लेम वगैरह के थ्रू अगर आपका नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। ओके, तो ये देख लिया सवाल। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है पूछ रहा है, तो देखा आपने इस पेज पे कितने सवाल है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सवाल में से आप देखेंगे क्या है, 8 सवाल में से आप देखेंगे क्या है आपका ये सवाल छोड़ के केवल बाकी सारा सवाल आपका एनसीईआरटी से, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 101 क्या पूछ रहा है? लर्निंग एनी टास्क बाय रिपीटिंग इट ओवर एंड ओवर अंटिल वन हैज मेमोराइज्ड इट रिफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ रिहर्सल। अच्छा, ओके ओके, फिर वहां हो सकता है ऊपर वो उसको आंसर चंकिंग दे दें, ठीक है। देखिए यहाँ पर लर्निंग एनी टास्क बाय रिपीटिंग इट ओवर एंड ओवर अंटिल वन हैज मेमोराइज्ड इट रिफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ रिहर्सल, है ना। ये तो आपका मेंटेनेंस रिहर्सल है कि जब किसी कार्य को आप लर्न कर रहे हैं रिपीट करके ओवर एंड ओवर, बार बार 9826 9826 992769 9826 992769 रिपीट कर रहे हैं बार बार, आपको नंबर जो है वो याद हो जाएगा 9826 992769, ठीक है। तो जो नंबर है क्या कर रहे हैं, इसको मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो ये तो आंसर ए होने वाला है, रेपिटेटिव भी नहीं है, इमेजरी भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? व्हाट काइंड ऑफ रिहर्सल, आपका मेंटेनेंस होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ है खेला होगा, वो क्या है कि प्राइमरी रिहर्सल स्ट्रेटेजी यूज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो यहाँ पर मे भी वो आंसर चंकिंग दे सकते हैं। ये सवाल जो है देखना होगा इसमें क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। इलेबरेटिव रिहर्सल तो कहीं से नहीं होने वाला, ये तो बात गारंटेड है, ये तो आपका कहीं से नहीं होने वाला, ठीक है।
सो नाउ आपके पास बचता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मेंटेनेंस रिहर्सल पूछेंगे और यहाँ पर भी मेंटेनेंस रिहर्सल पूछेंगे, ऐसा लाइकली पॉसिबल कम चांसेस हैं इसके कि दोनों सवालों में एक ही आंसर हो। ठीक है, तो यहाँ पर या तो डी या फिर ए सी, मतलब समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तो कंफर्म आपका मेंटेनेंस रिहर्सल है, पूछ रहे हैं ये कौन किस प्रकार का रिहर्सल होता है, मेंटेनेंस तो आएगा कंफर्म यहाँ पर। और यहाँ पर देखना है द प्राइमरी रिहर्सल स्ट्रेटेजी यूज्ड टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी तो आपकी क्या है यहाँ पर, चंकिंग, और ये आपको बताया एक ही प्रकार है, तो अब देखना है वो क्या लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सवाल को आपको देखना होगा, सवाल नंबर 100 को क्या लेते हैं। आप चाहे तो क्लेम कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। प्राइमरी रिहर्सल स्ट्रेटेजी यूज्ड टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इज नोन एज, चंकिंग भी हो सकता है, मेंटेनेंस रिहर्सल भी हो सकता है और डी भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कंप्लीटली, इसका कोई आपका स्ट्रेट आंसर नहीं है। उनके हिसाब से प्राइमरी क्या है, प्राइमरी चंकिंग भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप इस नंबर को याद करने के लिए, जैसे आपको बताया, पहले आप चंक बना सकते हैं। ये पूरा मान के चलिए नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 9826992769। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे आप, 9826926669, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप चंक बना लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर ये इस प्रकार दो चंक बना लिए, 9826, 9927 और 69। ये हो सकती है आपकी प्राइमरी रिहर्सल स्ट्रेटेजी। या फिर ये भी हो सकती है कि आप बार बार बोल रहे हैं 9826992769, 9826992769। तो इस सवाल को देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि वो इसको क्या आंसर देते हैं। आंसर यहाँ पर चंकिंग भी हो सकता है, प्राइमरी रिहर्सल स्ट्रेटेजी, क्योंकि यहाँ पे रिहर्सल स्ट्रेटेजी पूछा है, मेंटेनेंस रिहर्सल चंकिंग ही लग रहा है अब तो, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल पूछा हुआ है। नहीं होता तो बात अलग थी, यहाँ पर दो आंसर एक जैसे नहीं हो सकते यहाँ पर। ठीक है, तो ए सी एंड डी यहाँ पर इस चीज को देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपने सारे सवाल कहाँ से, आपके एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी इसको मार्क किया है सही सही उनको मिल जाएगा यहाँ पर, अगर वो उसको देते हैं चंकिंग को यहाँ पर तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर 102 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोक्यूलर क्यू। अब ये देखिए कितनी बार बोला है आपको कि मोनोक्यूलर क्यू, बाइनोक्यूलर क्यू, अभी तक सवाल नहीं पूछा है, आगे जाके आपसे पूछेगा। और आपको ये सवाल मॉक टेस्ट में भी देखने मिला होगा, अगर आपने दिया होगा तो मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं सवाल था इस प्रकार से कि मोनोक्यूलर क्यू कौन सा है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोक्यूलर क्यू, इनमें से कौन सा आपका मोनोक्यूलर क्यू है। बताया है केवल बाइनोक्यूलर में आपके केवल दो ही आते हैं। अरे ऐसे कैसे समझ में आएगा, आपको ले चलते हैं कोर्स में, आपको ले चलते हैं मॉक टेस्ट में, नहीं आपको ले चलते हैं कहाँ पे, आपको ले चलते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए मोनोक्यूलर क्यू लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल क्यूज बोल रहे हैं डेप्थ परसेप्शन के बारे में। चैप्टर देख रहे हैं आप यहाँ पे, सवाल नंबर मतलब चैप्टर नंबर 5 आपका है यहाँ पर। ठीक है, नीचे आते देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर ये मोनोक्यूलर क्यू है। इंटरपोजिशन मालूम पड़ गया, हमारे सवाल में था। अगला देखिए लीनियर पर्सपेक्टिव, ये भी सवाल में था हमारे, ये भी मिल गया। ये दोनों ही क्या है आपके, ये दोनों ही आपके इंटर मतलब मोनोक्यूलर क्यू है आपके। उसके बाद देखिए एरियल पर्सपेक्टिव भी आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये भी है, मतलब तीनों के तीनों ही आपको क्या है यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। तो आंसर तो आप पहुंच गए ऑलरेडी। उसके अलावा देखिए और कुछ है क्या, नहीं। आगे के लिए आप जो है ध्यान रखें, इस प्रकार से पढ़ना होगा आपको, और हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो 4.2 के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बाइनोक्यूलर क्यू देखिए, ये केवल दो प्रकार के होते हैं, बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी, रेटिनल डिस्पैरिटी बोलते हैं, और कन्वर्जेंस भी इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। तो चलिए देखिए सवाल को, सवाल क्या है 102 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोक्यूलर क्यू। मोनोक्यूलर यानी कि एक नेत्रीय संकेत कौन सा है यहाँ पर। हमने देखा एरियल पर्सपेक्टिव भी है, इंटरपोजिशन भी है, लीनियर पर्सपेक्टिव भी हमारा जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछ रहा है सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोक्यूलर क्यू, इनमें से कौन सा मोनोक्यूलर क्यू है। तो ये तीनों ही है भैया, एरियल पर्सपेक्टिव भी है, इंटरपोजिशन भी है, लीनियर पर्सपेक्टिव भी है। जिसने पढ़ के गया होगा ये, वो क्या मार्क करेगा, समझदार व्यक्ति आपका ऑप्शन नंबर डी मार्क करेगा यहाँ पर। ठीक है, तीनों ही क्या है, तीनों ही आपके मोनोक्यूलर क्यू है। कितनी बार बताया है, बाइनोक्यूलर से ध्यान रखिएगा, बाय मतलब इसमें केवल दो ही प्रकार के देखने मिलते हैं आपको मेनली, एक है आपका कन्वर्जेंस और एक है आपकी रेटिनल डिस्पैरिटी, सीआरडी। ये देखने मिलता है आपको कहां पर, बाइनोक्यूलर क्यू के अंदर केवल। और अच्छा एक मिनट तनी रुका हो, ए जी यहाँ देखिए जरा जी, पार्ट नंबर 3 साइकोलॉजी आपका पेपर कब है, दिसंबर 15 को। ठीक है, जिसमें 2.0 में कई लोगों को उदासी मिली, वो वाला पेपर है आपका यहाँ पर। और यहाँ से आपने नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा, यहाँ से हमारे वीडियोस देख रहे हैं और फॉलो नहीं करेंगे अच्छे से तो कैसे होगा आपका। देखिए सवाल नंबर 73 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोक्यूलर क्यू फॉर डेप्थ परसेप्शन। पूछा हुआ है 2.0 में, रिपीट हुआ है क्या 3.0 में, यस बिल्कुल रिपीट हुआ है। कन्वर्जेंस, रेटिनल डिस्पैरिटी, ये दोनों क्या है अभी बताया, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके द्विनेत्रीय संकेत हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है, अब आपको तो मालूम पड़ ही गया है, यहाँ पे क्या है, लीनियर पर्सपेक्टिव है ना, लीनियर पर्सपेक्टिव। तो अगर आपने देख लिया भैया कि अगर लीनियर पर्सपेक्टिव यहाँ पर आंसर है, तो
तो आपको ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि बाकी के मोनोक्यूलर क्यू कौन से होने वाले हैं। तो उसके अंदर आपका इंटरपोजिशन भी आएगा, उसके अंदर आपका जो है एरियल पर्सपेक्टिव भी आएगा, और जितने भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो सब भी आएंगे। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा 102 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोक्यूलर क्यू, एरियल पर्सपेक्टिव यस, ये ऑप्शन नंबर डी मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर सही आंसर होगा। और आप देख रहे हैं बिल्कुल ही सही वीडियो साइको प्रोफेसर पे। अब यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि बंडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम में सबसे अंतिम स्टेप, सबसे अंतिम लास्ट स्टेप कौन सा है। रिटेंशन है, कंसेक्वेंसेस है, एक्विजिशन है, और कौन सा होने वाला है यहाँ पर। तो ये तीनों में से तीनों ही कोई सा भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तीनों में से तीनों ही कोई सा भी नहीं है यहाँ पर। और सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अटेंशन, मोटिवेशन, इमिटेशन एंड डिजायर की बात होती है, एमिड की बात होती है, बताया हुआ है, कराया हुआ है आपको ये, ठीक है। आप पहले अवधान ध्यान देंगे, फिर आपका मोटिवेट करेंगे, फिर आप रिटेंड करेंगे, और फिर आप डिजायर करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपको इसमें से कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो रिटेंशन भी नहीं है। कंसेक्वेंसेस कहाँ देखने मिलते हैं आपको, स्किनर वाले बोलते हैं कि आप क्या रिवॉर्ड देंगे उसके कंसेक्वेंसेस पे, मतलब क्या कंसेक्वेंस होगा उस पर आपको रिवॉर्ड मिलता है, इस प्रकार की कुछ बातें करते हैं स्किनर। सवाल नहीं पूछा, डिस्कस नहीं करेंगे। एक्विजिशन की बात भी नहीं है यहाँ पे एक्वायर भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पावलोव बात करते हैं एक्वायर वगैरह करने की, लर्निंग एक्वायर हो रही है नहीं हो रही है, एसोसिएट हो रही है लर्निंग नहीं हो रही है। डी सवाल ही नहीं होता, ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप, कोई सा भी नहीं है। वो शायद ऐसा पूछना चाह रहे थे कि मे बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, आप भी करिए आ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कौन सा होगा, रिटेंशन होगा उस केस में आंसर। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है, विच द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप तो ये नहीं है। अगला सवाल देखिए, ये अगेन देखिए आपके एनसीईआरटी से आया हुआ है। वहां पे कितने देखे थे हमने, शायद 7 देखे थे ना, 7 का देखिए एक और जोड़ लीजिए यहाँ पर, +1 8 यहाँ पर। व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेसिंग, 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेसिंग, 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेसिंग, सेंसरी मेमोरी, एसटीएम एलटीएम, एनकोडिंग स्टोरेज रिट्रीवल, एक्विजिशन मेंटेन। ये क्यों मार्क किया है, ये क्यों मार्क किया है, ये तो गलत है। डी और ई भी गलत है, ये भी गलत है। व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर देखिए सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, फंसते हैं आप ए और बी के बीच में, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, 3 स्टेजेस देके कंफ्यूज किया है, 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेसिंग। मेमोरी कैसे प्रोसेस होती है, पहले एनकोड करेंगे, स्टोरेज करेंगे, रिट्रीव करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपकी प्रोसेस होती है, स्टेजेस कहना मतलब ठीक है कह सकते हैं, सब्जेक्टिव बात है यहाँ पर। लेकिन व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेसिंग, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, बी इसका आंसर होगा। लेकिन मे बी वो आपको व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेसिंग, सेंसरी मेमोरी, एसटीएम एलटीएम कैसे प्रोसेस होती है, नहीं ये नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ठीक है। तो सवाल कहाँ है आपके, एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, दोज चिल्ड्रन हु आर ओवर प्रोटेक्टेड आर टेंड टू डिस्प्ले। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल आपका टफ है, ठीक है, टफ है इन द सेंस आपको यहाँ पर काफी ज्यादा पीआईगेट की फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग है उसको यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आंसर यहाँ पर मोस्ट सुटेबल डी होना चाहिए, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। दोज चिल्ड्रन हु आर ओवर प्रोटेक्टेड आर टेंड टू डिस्प्ले, ऐसे बच्चे जिनको आप क्या करते हैं, प्रोटेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, वो क्या डिस्प्ले करेंगे, एग्रेसिवनेस, इमोरलिटी, नेगेटिविज्म, डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सेफ साइड खेलने के लिए वो आपको डी दे देंगे आंसर कि मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। एग्रेसिवनेस भी आएगा उसके अंदर, नेगेटिविज्म भी आएगा, इमोरलिटी आएगी, है ना, नैतिकता नहीं दिखाएगा वो बच्चा, ठीक है। जो ओवर प्रोटेक्टेड कर रहे हैं उसको नैतिकता क्यों दिखाएगा, बोलेगा कि नहीं मुझे ही चाहिए सब। तो सेफ साइड के लिए मे बी वो डी के साथ जाएंगे। लेकिन इस सवाल के लिए आपको परेशान नहीं होना, देखिए। लेकिन आधे आप लोग क्या करेंगे, सवाल परेशान होंगे आप इसी सवाल के लिए। आप ये नहीं देखेंगे कि आपने एनी ट्रीटमेंट का सवाल गलत किया, आप ये नहीं देखेंगे कि आपने ऊपर जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाला सवाल गलत किया, उसको पर अब आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपका ध्यान कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, तो जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। आपका ध्यान कहाँ पर नहीं जाएगा, आपका ध्यान यहाँ पर नहीं जाएगा कि मैंने इसको क्यों गलत किया, ठीक है। तो सवाल में परेशान ना हो, उसका आंसर डी हो जाएगा, दे देंगे वो। लेकिन अगली बार ये रिपीट होने की संभावना बहुत कम है, बाकी जो बता रहे हैं वो सारे आपके यहाँ पर रिपीट होंगे। अगला सवाल देखिए, बोल रहे हैं बंडूरा का बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट चिल्ड्रन लर्न एग्रेसिव बिहेवियर बाय। बच्चे जो है कैसे सीखते हैं एग्रेसिव बिहेवियर, डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट से, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, पनिशिंग एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, अब वो समझने में नहीं आ रहा है यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट किस चीज का, लेकिन ये नहीं होगा आंसर। आंसर क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नन ऑफ द अबव क्यों, डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट कहाँ मिलता है, चूहा पिंजरे के बाहर निकला, उसको भोजन मिल गया, खाने की इसकी खुशी मिल गई, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ये तो है ही नहीं, कोई एसोसिएशन तो हो नहीं रहा है यहाँ पर। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुली,
ठीक है। फिर यहाँ पे पनिशिंग एग्रेसिव बिहेवियर, इससे बच्चा सीखेगा नहीं, इससे वो मतलब जो है बच्चा पनिशिंग एग्रेसिव बिहेवियर, अगर वो बच्चा देख रहा है यहाँ पर कि आपका जो है यहाँ पर पनिश कर रहा है, जो मॉडल को पनिश कर रहे हैं हम, तो सीखेगा नहीं, बल्कि उसका सप्रेस हो जाएगा, वो लर्निंग उसकी होगी नहीं प्रॉपर। ठीक है। उस केस में अगर देखें ऑप्शन नंबर ए को, तो वो बोल रहा है डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। अगर वो देख रहा है उस मॉडल को कि उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो मे बी वो आंसर दे सकते हैं यहाँ पर, ए को भी दे सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक नहीं था, जब तक हम दो ऑप्शंस को पढ़ा हमने, ए नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने सी को पढ़ा, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं पनिशिंग एग्रेसिव बिहेवियर। बात किसकी हो रही है? बंडूरास बोबोडल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट चिल्ड्रन लर्न एग्रेसिव बिहेवियर बाय पनिशिंग एग्रेसिव बिहेवियर। नहीं, पनिश करेंगे आप किसी को, अगर मान के चलिए कोई पिता अपने बच्चे को मार रहा है, उसकी बहन देख रही है, ठीक है, और देखा जाएगा कि इसको पनिशमेंट मिल रहा है, इनको पनिशमेंट मिल रहा है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं चिल्ला रहे हैं, तो क्या होगा? एग्रेसिव बिहेवियर वो नहीं सीखेगी, जो बच्ची है, लड़की है। क्यों? देख रही है कि उसके जो पेरेंट्स है, इसके पिता के जो पेरेंट्स है क्या कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और लॉजिकली ये भी नहीं है डायरेक्ट इन्फोर्समेंट। सवाल किस प्रकार से फ्रेम किया है, सही आंसर इसका देंगे वो ई, नन ऑफ द अबव। क्योंकि आप कैसे सीखते हैं? आप ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। बंडूरा ने यही बताया कि हम केवल देख के सीख लेते हैं, ना हमको किसी रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता है, ना हमको किसी प्रकार की कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है यहाँ पर। ठीक है। ओके, अगेन आपको एनसीईआरटी में देखने मिलेगा सवाल। अगला सवाल देखिए, इंडिविजुअल्स रिसीविंग द मैसेज आस्क देमसेल्व्स द बेसिक क्वेश्चन, इज द पर्सन गिविंग मैसेज ट्रस्टवर्दी एंड सिंसियर, डज द सोर्स नो एनीथिंग ऑफ सब्जेक्ट। ये भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। सवाल को फ्रेम ऐसा किया है कि टफ है, लेकिन यहाँ पे आंसर बोथ 1 एंड 2 यहाँ पर आपको रिलेवेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। 150 नंबर का सवाल, इसी के साथ आपको जो यहाँ पर पेपर समाप्त होता है, हमारा नहीं, यहाँ पर आपका समाप्त होता है। इंडिविजुअल्स रिसीविंग द मैसेज आस्क देमसेल्व्स द बेसिक क्वेश्चन, इज द पर्सन गिविंग मैसेज ट्रस्टवर्दी एंड सिंसियर। क्या वो ऐसा है बच्चा? क्या वो ऐसा नहीं है? ए और बी सही नहीं है। सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर रिलेवेंट। दोनों ही जो यहाँ पर है प्रासंगिक हमको दिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो, हम जो इसको सॉल्व करने के साथ साथ आपको बताते भी जा रहे हैं कौन सा कहाँ से सोर्स आया है। ठीक है। तब तक आपके बाकी सवाल भी देखेंगे हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको कितनी जल्दी आपको वीडियो चाहिए है, उस प्रकार से। ठीक है। बाकी आपकी आंसर की भी आती होगी, उसका भी आप यहाँ पर वेट करें। ठीक है। और मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। बात करेंगे हम किसी किसी और विषय के बारे में। यहाँ पे हमने कितने सवाल देख लिए? 1 2 3 4 5 6, नहीं 5, यहाँ पे 5 ही है ना, 5 5 5, हाँ 5 सवाल देखे। 5 सवाल में से देखिए आप 12 में से पहले के 8 थे शायद, क्या पहले के 8 थे? यस, यहाँ पर 8 थे, यानी कि 13। ठीक है। 13 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5। तो ठीक है, तो 8 प्लस 5 13 सवालों में से, 13 सवालों में से पहले में के पेज में कितने थे? 7 और प्लस 1 8। तो कितने हुए? 13 सवाल में से आपके 8 सवाल कहाँ से आए हैं? आपके आपके एनसीईआरटी से आए हैं डायरेक्ट। 8 क्यों? 8 क्यों? 9? नहीं नहीं, 9 भी क्यों, 10। यहाँ पर देखिए, ये भी बोबोडॉल भी आपके एनसीईआरटी में देखने मिलेगा आपको। बच्चे देख के सीखते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम बोबोडॉल की बात की गई है। ये वाला भी देखेंगे आप, 12th के एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। अभी समय नहीं मिला है इस चीज का यहाँ पर, लेकिन इसको भी आपको बताएंगे। कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी में सेम आपको ये स्टेटमेंट देखने मिलेगा इसी प्रकार से। ठीक है। तो देखिए, आपके 13 में से 10 सवाल कहाँ से हैं? आपके आपके एनसीईआरटी से हैं। तो अगले वीडियो का वेट कीजिए, इसी प्रकार से इसको और एक्सप्लोर करेंगे। आपको बताया हुआ है पहले से, एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए 10 सवाल तो आपके गिरी से गिरी हालत में आपके सही होना चाहिए। किसी कितना भी नहीं पढ़ा हो आपने, केवल एनसीईआरटी पढ़ी हो, तो आपके आंसर यहाँ पे सही होने चाहिए। देखिए कितना परसेंटेज बहुत ज्यादा है, 70-80% आपके सवाल जो है एनसीईआरटी से दिखे हैं अभी तक। आगे थोड़ा ये आंकड़ा कम होगा, लेकिन आगे बात करेंगे हम आने वाले वीडियोस में। ठीक है। ओके, इसी के साथ अगर आप हमारे साथ 4.0 के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं आखिरी बार यहाँ पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिया गया नंबर है, उस पर आपको जो है 3500 रुपए में आपको जो है 4.0 की तैयारी आपको करने मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो, नहीं भी चाहते तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन होगा, इसलिए जैसा आपको एक सजेशन है, करना चाहे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी लगाइए अच्छे से और पीवाईक्यू लगाइए अच्छे से, लेकिन आपको लगाना होगा। ठीक है। कोर्स में आए चाहे नहीं आए, दोनों ही केसेस में आपको जो है ये दोनों चीजें करना मैंडेटरी है। ठीक है। ये दोनों चीजें करना आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है। ओके, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
अब यहाँ पर देखिए, मान के चलिए आपके पास है यहाँ पर अमिताभ बच्चन, जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं यहाँ पर, ये अमिताभ बच्चन है, ठीक है, और ये है आप इंडिविजुअल्स रिसीविंग द मैसेज। आप कौन है? आप मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, आप मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, आप मैसेज को प्राप्त कर रहे हैं। केवल अगर आपको कॉमन सेंस भी आता है, देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको, आप थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। रिसीविंग द मैसेज आस्क देमसेल्व्स द बेसिक क्वेश्चंस। मान के चलिए ये व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ आपको जो है, ये जो एक्टर है कुछ ना कुछ आपको बता रहे हैं, कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, आप क्या सोचेंगे उनके बारे में, ठीक है। इज द पर्सन गिविंग मैसेज ट्रस्टवर्दी एंड सिंसियर। क्या ये जो व्यक्ति है, क्या ये ट्रस्टवर्दी है, क्या इस पर विश्वास करने योग्य है व्यक्ति, और क्या ये सिंसियर है। मान के चलिए आपको बेच रहे हैं ये साबुन की टिकिया, ठीक है, तो ये जो बता रहे हैं आपको साबुन लेने के लिए, सोप लेने के लिए, तो क्या ये ट्रस्टवर्दी है? हाँ ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। सिंसियर है? हाँ ये सिंसियर है अपने काम के प्रति, भले ही साबुन के प्रति ना हो लेकिन अपने काम के प्रति तो है। आप सोचेंगे हाँ ठीक है, ये जो है सही बात है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। डज द सोर्स नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए दूसरा मैसेज आता है कि जब भी आप मैसेज रिसीव कर रहे हैं आप सोचते हैं ना कि डज द सोर्स नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है, क्या इनको सब्जेक्ट के बारे में मालूम है। अगर आपको मालूम है कि जो अमिताभ बच्चन है, ठीक है, इनको साबुन के बारे में क्या मालूम होगा, कितना केमिकल है, कौन सा आंखों के लिए अच्छा है, कौन सा त्वचा के लिए अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये साबुन आप नहीं लेंगे। लेकिन वही मान के चलिए अगर ये बोलेंगे कि आपको क्या करना है, आपको हमारे एक्टिंग स्कूल में आना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इनके मैसेज को आप अप्रूव कर देंगे, यानी कि आप एटीट्यूड चेंज कर लेंगे इनके प्रति, या फिर आप जो है कंसेप्ट जो फॉर्म कर रहे हैं वो आपका मैसेज प्रॉपर्ली यहाँ से पहुंच जाएगा आप तक। डज द सोर्स नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यस, एक्टिंग सब्जेक्ट के बारे में इनको 20-30 साल जब से काम कर रहे हैं तब से इनको मालूम है इसके बारे में, ठीक है, और ट्रस्टवर्दी भी है, सिंसियर भी है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों ही चीजें सोचते हैं, ऐसा नहीं कि ये ट्रस्टवर्दी बस केवल है तो आप यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो आप ये भी जांच करेंगे कि क्या उनको साबुन के बारे में रियलिटी में कुछ मालूम है या नहीं मालूम है। तो यहाँ सही आंसर क्या निकल के आता है, देखिए हमने कुछ बताया तो नहीं, केवल कॉमन सेंस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोथ 1 and 2 आर रेलेवेंट यहाँ पर, ठीक है। जब भी कोई मैसेज मिल रहा है आपको तो क्या करते हैं, डज द सोर्स नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि जो आपको साइकोलॉजी के गलत आंसर बताते हैं, खैर जाने दीजिए वो सब, ठीक है, तो उनको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है या नहीं, ये सवाल आप पूछते हैं खुद से, है ना, कि उनको मालूम भी है इसके बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आए और बोले कि ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। हर सब्जेक्ट में होता है इस प्रकार से, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या उनको सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज भी है या नहीं, और वो ट्रस्टवर्दी और सिंसियर है या नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है आगे आने वाले अपने जीवन के अंदर। बोथ 1 and 2 आर रेलेवेंट। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये था आपका बीटीएस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहें। अगर आप 4.0 के लिए तैयार कर रहे हैं तो पीवाईक्यू लगाते रहें। अब देखिए आपके पास कितने सवाल हो गए हैं, 8 3 240 सवाल हो चुके हैं आपके पास, 80 टीआरई 1 के, 80 टीआरई 2 के और 80 अब यहाँ पर इसके। आप ये प्रयास करें कि आपको जो है अगले 320 सवाल सॉल्व करने ना पड़े, आप इसके पहले ही 240 में आपका जो है यहाँ पर काम हो जाए और आप 4.0 के अंदर यहाँ पर सफलता प्राप्त कर ले, ठीक है। थैंक यू।